आते हुए देख रहे हैं? समाज में एक प्रचलित धारणा है राजीव जी की जो विदेशी सामान होता है जो उसको इंपोर्ट करके अपने घरों में लगाते हैं और घर की साज सज्जा वगैरह बढ़ाते हैं, वो समाज में बड़े प्रतिष्ठित कहलाते हैं, ख्याति प्राप्त लोग कहलाते हैं। और वो इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि उनकी ख्याति जो होती है वो देश में खत्म हो जाती है। तो यह दिखाने के लिए कि मैं बड़ा ख्याति प्राप्त और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूं, इसलिए मैं विदेशों से सामान लाता हूं, विदेशों की चीजें रखता हूं। तो जो ख्याति अब खत्म हो गई है देश में, उसको विदेश से आयात करने की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि 3 महाद्वीप की जर्नी की है उन्होंने इस महीने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अब यूरोप, और तीनों जगह ख्याति के बदले कुख्याति मिल रही है। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव में जो कहा गया है उसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ ये हमारे विरोध में है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो केंद्र की फोर्स भेजी गई है मणिपुर में, वह भी हत्या कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। ये बात उस अखबार में छपी हुई बात को भी पुष्ट करती है कि हम स्टेट में सेंट्रल प्रायोजित हत्याकांड चला रहे हैं। दूसरी बात उसमें यह कही गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया है। किसी विदेशी संस्था को या विदेशी यूनियन को किसी एक पार्टी पर आक्षेप लगाना भारत सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किल काम है कि अगर वो कहती कि भारत सरकार नहीं रोक पा रही है या भारत सरकार ऐसा कर रही है तो समझ में आता है। वो एक पार्टी के ऊपर भी आक्षेप लगा रहे हैं कि वो हिंदूवाद को प्रतिस्थापित करने में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को प्रोत्साहित कर रही है। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में हिंसा हुई, बीजेपी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, पहुंच गया, उसने रिपोर्ट भी ले ली, वो आज अमित शाह के टेबल पर है। कल लाठीचार्ज हुआ, जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, बिहार भेज दिया, वो जांच कर रहा है कि उनके एक कार्यकर्ता की लाठीचार्ज में मृत्यु कैसे हो गई। मणिपुर के मामले में ये सारे लोग चुप क्यों हो जाते हैं? ना वहां पर कोई मंत्री जाता है, ना कोई प्रधानमंत्री कहता है। गृह मंत्री गए थे, मुंह की खा के आ चुके हैं, और कोई प्रतिनिधिमंडल अगर खुद से नहीं बनता तो विपक्ष के किसी नेता को उसका अध्यक्ष बना करके वहां भेज दे कि भाई आप ही जाके कुछ सुधार करने की कोशिश करो। जैसा मिजोरम में या मेघालय में हो रहा है, नागालैंड में भी हो रहा है। यूसीसी के मामले में नागालैंड वाले लगातार कह रहे हैं कि आप लागू करके तो देखो। तो हम क्या करना चाहते हैं? अब आता हूं छत्तीसगढ़ पर कि छत्तीसगढ़ सेफ जोन में है आप कहते हैं, तो पॉलिटिकली हम लोग काफी पिछड़े बदने जाते थे छत्तीसगढ़िया लोग, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी और मूल निवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात बताता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए ही कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो छत्तीसगढ़िया भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करता था, और जब केंद्र में सरकार मनमोहन सिंह जी की हट गई तो छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस को इतना बहुमत दे दिया कि स्वयं कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि इतना बहुमत उन्हें मिलेगा। सरकार अच्छा काम कर रही है निश्चित रूप से। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 नुकसान होते हैं कि यहां पर इनको संप्रदायवाद फैलाने का मौका नहीं मिलता, और यहां का आदिवासी अपने ऊपर किए गए पेशाब को बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसका जवाब भी देता है। इसलिए यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस बचा हुआ है ऐसा लगता नहीं है। फिर भी पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई में कब क्या होगा कोई कह नहीं सकता। मैं मोदी जी पर फिर फ्रांस जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अभी अब से करीब 1-1.5 घंटे पहले फ्रेंच भाषा में ट्वीट किया है, जिसमें भारतीय
सेना के एक रेजिमेंट को परेड करते हुए दिखाया गया है, राफेल को उड़ते हुए दिखाया गया है, और फ्रेंच में क्या किया है मुझे तो नहीं समझ में आती फ्रेंच, लेकिन मेरे समझ में ये जरूर आता है कि जिस प्रधानमंत्री को फ्रेंच में बात करने के लिए दुभाषीय की जरूरत पड़ती है, उसको ट्वीट करने के लिए जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? वो ट्वीट फ्रेंच भाषा में कैसे कर लेता है? और दूसरी बात यह है कि वो जो धुन बज रही थी पंजाब रेजिमेंट की कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, वो उस शायर की लिखी हुई धुन है जिस शायर को अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया है। इकबाल साहब को अब नहीं पढ़ाना चाहते इस देश में, लेकिन उनकी धुन जरूर बजवाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप देश में नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं और विदेश जाते ही महात्मा गांधी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वैसे ही आप अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ाना चाहते देश में, लेकिन उनकी धुन वहां पढ़ा करके गर्वान्वित होते हैं। बहुत दो तरह के मापदंडों को लेकर के चलने वाली सरकार है, दो तरह के भारत बनाने वाली सरकार है। और एक टाइम मैगजीन की फिर याद दिलाता हूं आपको, जो पिछले चुनाव के बाद कवर पेज पे छपा था, द ग्रेट डिवाइडर ऑफ इंडिया। वैसे ही हालात फिर हैं। शायद उसकी शुरुआत फ्रांस से हुई हो भले ही, लेकिन छप तो यही रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। हम क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी। या कुछ भी नहीं आ रहा है? चुनाव पर भविष्यवाणियां तो नहीं करता हूं मैं आमतौर पर, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब कांग्रेस ने यहां 66 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव में, और उसके तुरंत बाद हुए लोकसभा में 9 सीटें हार गई थी। उसके बीच में उन 2 महीनों में एक बड़ी घटना हुई थी देश में, जिस देश ने कभी देखी नहीं थी। वो घटना थी पुलवामा का अटैक, और उसके बाद पाकिस्तान पर किया गया एक सर्जिकल स्ट्राइक। हमारा देश बहुत भावनात्मक देश है, और जहां पाकिस्तान का मामला आता है तो हम सीमा हैदर को भी भाभी कहने लगते हैं। सोनिया बातें आपको कहना चाहता हूं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आज एक भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। उस पूरे गाने में शिवराज सिंह का चेहरा कहीं पर नहीं है, सिर्फ मोदी जी को दिखाया गया है, और कहा यह गया है कि मोदी को एमपी पे भरोसा है और एमपी को मोदी पे भरोसा है। मतलब हो सकता है मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ें एमपी से। और दूसरा, एक उसी बात में और उल्लेख करना चाहता हूं, नेहा राठौर का मैंने एक बार और उल्लेख किया था कि जिस दिन शुक्ला जी ने एक आदिवासी पर पेशाब की थी सीधी में, तो उन्होंने एक मीम बनाया था जिसमें उनके ऊपर एक आरोप दर्ज हुआ था भोपाल में कि उन्होंने आरएसएस के ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को आदिवासी पर पेशाब करते हुए मीम बनाया है। वो जुर्म अभी भी दर्ज है। उसका जवाब आज उन्होंने दिया है। उन्होंने एक गाना बनाया है मध्य प्रदेश पर भी कि एमपी में काबा, और उसमें उन्होंने शिवराज की तुलना शकुनी और कंस से की है, और कहा है कि ये मामा कलयुग में उन दोनों का अवतार है। तो अब जवाब तो दे रही है जनता, जो जनता जवाब नहीं दिया करती थी। और एक बात आपको और बताता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बंगाल में तकलीफ आएगी अगर गठबंधन होता है विपक्ष का, तो कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी क्या करेगी। तो एक बात और नोट करिएगा राजीव जी, मेरा यह मानना है कि जो वोट मार्क्सवादियों को और कांग्रेस को आज भी मिले हैं बंगाल में, वो तृणमूल कांग्रेस का वोट नहीं है। वो वोट तो उसको मिलना नहीं था। अगर ये दोनों वहां से चुनाव मैदान से हट जाते हैं तो हो सकता है वो वोट तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि अगर सत्ताधारी को वोट देना ही होता उनको, तो वो भी जानते थे कि कांग्रेस और माकपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद अगर वो उनको वोट दे रहे हैं वहां, तो उनका वहां रहना बहुत जरूरी है। अगर वो वोट
नहीं देंगे, वो अगर वहां खड़े नहीं होंगे तो वो वोट पोलराइज होगा बीजेपी की तरफ। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जहां तक सवाल है, इस बार अगर हम देश में सबसे अच्छे स्थिति में कांग्रेस को अगर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसका कारण छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां रही हैं 5 साल। अगर इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार में कांग्रेस फिर से रिपीट होती है, तो आप ये मानकर चलिए कि 9-2 जो की स्थिति बनी हुई है वो हो सकता है उलट जाए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़े, क्योंकि नेतृत्व का संकट अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास है, तो यहां तो उनका पास कोई नेतृत्व है ही नहीं, तो फिर यहां पर नेतृत्व कौन करेगा। छत्तीसगढ़ पिछले 1 साल से रेलवे की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ जोन में चलने वाली सारी रेलें बहुत लेट चल रही हैं, उनमें उनके आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन राज्य के 9 सांसद और 2 राज्यसभा के सांसद इस मामले में एक भी बार नहीं बोलते कि रेलवे का परिचालन सुधारा जाना चाहिए छत्तीसगढ़। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं